जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में, उनके निर्देश में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक क्या कहें मतलब माइलस्टोन वाला आप कह सकते हैं बजट पेश किया है। और उसी बजट के संदर्भ में हम आपसे मुखातिब हैं। ये बजट आप यूँ कह सकते हैं कि ये राम राज्य का बजट है। आपको और हमको सभी को मालूम है कि हमारे देश की आज़ादी का, स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और उस 100 वर्ष पूरे होने को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि एक विकसित राष्ट्र के आगे पैदान में भारत खड़ा रहे पूरी दुनिया के सामने, उसी को लेकर के आप पिछला भी बजट आप देखेंगे तो राजकोषीय घाटा को कम करते हुए, मिनिमाइज करते हुए, चूँकि आप जानते हैं कोई आदर्श बजट तभी कहलाता है जब आप राजकोषीय घाटा को मिनिमाइज करते रहें। और उसी क्रम में कल हमारी वित्त मंत्री महोदया ने एक ऐसा बजट पेश किया, एक ऐसा बजट लाया है जिसको आप कह सकते हैं कि ये आम आदमी का बजट है, ये जनता जनार्दन का बजट है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। आप देखते होंगे बजट से, आप लोग बराबर रूबरू होते होंगे, चूँकि आप लोग सभी खबरनवीस हैं। हमेशा जब बजट की सुगबुगाहट होती थी कि अब बजट आने वाला है, तो खास करके मिडिल वर्ग को एक डर सा सताने लगता था। ये पता नहीं कौन सी चीज़ महंगी हो जाएगी, कौन सा बोझ अतिरिक्त आ जाएगा, टैक्स का स्लैब क्या होगा। ये पहली मर्तबा है मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में कि जो चाहा, जिसकी परिकल्पना की कि शायद टैक्स से छूट मिले, शायद 8 लाख तक छूट मिले, 10 लाख तक छूट मिले। ये पहली बात है कि आप जो परिकल्पना करते हैं, आप जो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उससे बेहतर बजट है। और यही कारण है कि हमारे जो विपक्षी हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हर स्टेप्स का विरोध करते हैं, चाहे उनको समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बजट का विरोध हम कैसे करें। आप जानते हैं कि बजट आय और व्यय का एक खेल होता है कि हमें आय किस मद से कितना आ रहा है और हम व्यय जन कल्याण योजनाओं में कितना कर रहे हैं। और जब जब जन कल्याण की योजनाएं सरकार बढ़ाती है तो राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है, आय का स्रोत कम होता जाता है। लेकिन आप देखिए इस बजट कितना सारगर्भित और संतुलित बजट है। हमेशा जब बजट आती है तो सरकार का एक बड़ा उद्देश्य रहता है कि हम कैसे राजकोषीय घाटा को, राजकोषीय कोष को कैसे बढ़ा लें, कैसे खजाने को भरें। लेकिन ये जो बजट है, आदरणीय प्रधानमंत्री के सपनों का बजट, उनके आदर्शों का बजट, और जिस ओर भारत को ले जाना चाहता है, इस बजट में सरकार के खजाने में को बड़ी गंभीरता से तो लिया ही गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये की गई है कि जो आम जनता है हमारे देश का, जो मिडिल क्लास का सबसे बड़ी फौज है भारत का, और जिस मिडिल क्लास की ताकत से ही भारत की ताकत है, उसको समृद्ध करने के लिए, उसके जेबों में पैसा पहुंचाने का ये बजट है। यानी कि जो बजट आता था वो सरकारी खजाना भरने का बजट आता था। ये पहला बजट है जो आम आदमी के जेब में पैसे डालने वाला बजट है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया पर माह कमाता है और उसको इनकम टैक्स ही ना देना पड़े, ऐसा कभी कोई परिकल्पना नहीं थी। ये बताता है कि अपना भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से अर्थव्यवस्था में मजबूत खड़ा दिखता है। आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे दुनिया में अभी ये 5वें नंबर पे हैं, जिससे
स्वप्न है हम लोगों का कि 2047 तक हम 1 नंबर पे जाए और उसी की ओर बढ़ता एक कदम है। आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ताकतवर हुआ है इन 10-11 वर्षों में जब से मोदी जी का नेतृत्व हुआ है। मैं कुछ खास बातों पे आपको इंगित करना चाहता हूँ कि ये जो बजट है, आप देखिए बजट में आदमी को क्या लगता है कि कुछ शिक्षा में कुछ सुविधाएं मिलती, कुछ स्वास्थ्य में सुविधाएं मिलती। अपने झारखंड की ही बात करें तो स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत लचर है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस सारी चीज़ों को समझते हुए स्वास्थ्य को लेकर के पुरजोर फोकस किया। आप जानते हैं कि डे केयर कैंसर सेंटर हर ज़िले में खुलेगा, यानी कि जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं देश के तमाम ज़िले में कैंसर सेंटर खुलेंगे। और उसके लिए जो दुर्लभ दवाइयाँ थी जो हमारे देश में नहीं बनती है, दुर्भाग्यवश विदेशों से मंगाई जाती है, जो दुर्लभ बीमारियों में काम आती है, कैंसर में काम आती है, उन तरह के 36 दवाइयों में उन्होंने हर तरह का टैक्स हटा दिया है। किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगना है, तो वो दवाइयाँ बहुत सस्ती होगी जो आम आदमी को काम आएगा। जो कभी बेचारे बीमार पड़ते हैं तो उनके खेत बाड़ी बिक जाते हैं, आप जानते हैं। दूसरा जो उन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री जी के नाम से जो अभी जो योजनाएं चल रही थी, जैसे जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन में हम 32वें पायदान में, चूँकि झारखंड को लेकर के हल्ला मच रहा है कि झारखंड को क्या मिला, मैं इसलिए ताकि तमाम अग्रणी बातों को आप लोगों ने कल से देखा है और आप लोगों ने उसको छापा भी है, लेकिन एक बात उठ रही है कि झारखंड को क्या मिला। तो मूलतः मेरा जो अभी आज का आप लोगों के साथ जो रूबरू है वो उसी बात को लेकर के है कि झारखंड को सब कुछ मिल रहा है। केंद्रीय बजट में जो जो चीज़ें आई हैं, चाहे आप देखिए 100 शहरों को डेवलपमेंट करने की बात आ रही है तो उसमें झारखंड के भी शहर आएंगे, चाहे कैंसर यूनिट खोलने की बात आ रही है प्रत्येक सदर अस्पतालों में तो अपने झारखंड में भी खुलेंगे, चाहे SC/ST महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात आ रही है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमको लगता है छत्तीसगढ़ और झारखंड ही उठाएगा, चाहे आप KCC का जो एक्सटेंड किया गया है 3 लाख से 5 लाख KCC ऋण को, तो उसमें हमारे झारखंड से जो निबंधित किसान है उसको भी लाभ मिलेंगे। पर्यटन की बात करें तो हमारे पर्यटन को लेकर के यहाँ पे नेत्रहाट, तेनूघाट और तिलैया डैम के लिए उसको लिया गया है और उसके लिए 50 वर्षों तक के लिए बगैर कोई ऋण का ब्याज राज्य सरकारों को मिलेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ बताते हैं कि तिलैया डैम के लिए ही मात्र 214.95 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा मिला है, जिसमें उसका विकास और सौंदर्यीकरण होगा। तो ये अपने झारखंड का ही है। लोग बोलते हैं कि झारखंड को क्या मिला, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। PM धन धान्य योजना 100 जिलों को जिसको चिन्हित किया गया पूरे देश में, उसमें झारखंड के भी ज़िले हैं। और आपको मैं बता दूं कि वो वैसे ही ज़िले हैं जो आकांक्षी योजना से जुड़े हुए ज़िले हैं, तकरीबन वही ज़िले हैं इसमें से। और उन ज़िलों में किसानों को प्रगति के लिए, किसानों को साग सब्जी और दलहन ज़्यादा सुलभता से वो उत्पादन कर पाए और उसका बाजारीकरण कर पाए, बेच पाए, उसके लिए उस ज़िले को विशेष पैकेज इस बजट में दिया गया है। आप देख लीजिए मेडिकल में, जिसके लिए हम लोग बड़ा तरसते हैं कि डॉक्टरों की बड़ी कमी रहती है, खास करके झारखंड में अपना ज़्यादा ये स्थिति है, तो उसके लिए 75,000 सीटें बढ़ाई गई। मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में ये भी ऐतिहासिक है कि एक साथ 75,000 सीटें मेडिकल का बढ़ाना, हमको लगता है आज़ाद भारत में अभी तक तो ये सूचना हम लोग नहीं देख पाए हैं। IIT में 6500 सीटें बढ़ाई गई हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जैसे हम डीजल और पेट्रोल में निर्भरता कम रख पाएँ, इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो वाहनें हैं उसके लिए जो मटेरियल होता है बैटरी वगैरह के लिए, उसमें तमाम तरह के ड्यूटी शुल्क और कस्टम शुल्क हटा लिए गए हैं। तो इन चीज़ों को इसलिए ऐसा किया गया है ताकि हम जो निर्भरता है हमारी अरब देशों में पेट्रोल और डीजल को, उसको भी कम करें। और दूसरी बात यह है कि हमारा वातावरण भी ठीक ठाक रहे, ग्रीन रहे। गरीबों की बात करें तो जो रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं उसको 30,000 तक का लोन बढ़ा दिया गया है। MSME में लोन बढ़ाया गया है। आप दूसरी बात जो है कि 3 करोड़ अतिरिक्त PM आवास की घोषणा भी इस बजट में हुई है, जो सीधा गरीबों को लाभ मिलता है। अभी एक प्रश्न में देख रहा था कि मध्यम तो बहुत कुछ किए, लेकिन गरीबों के लिए क्या किए? तो PM आवास कौन लेता है? गरीब लेते हैं।
बीमार गरीब भी पड़ते हैं, किसान भी बहुत सारे गरीब हैं, जिसके लिए हम लोगों ने केसीसी का जो रेंज है उसको तकरीबन डबल कर दिया है, 3 से 5 लाख कर दिया है। झारखंड के जो लाभ मिलना है वो कृषि सेक्टर में मिलना है, श्रम में मिलना है, पर्यटन में मिलना है, शिक्षा में मिलना है, लघु उद्योग में मिलना है, स्वास्थ्य में मिलना है। और अभी जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है उसको तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल मैंने देश में जितने प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल हैं सभी को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है, जोड़ने का मतलब निर्णय लिया गया है। और एक खास बात अटल जी को याद करते हुए, जिसने झारखंड को अलग किया, जिसकी वजह से झारखंड हमारा बना, अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की बात हुई है तमाम विद्यालयों में, जो कि बच्चों को प्रौद्योगिकी को लेकर के, विज्ञान को लेकर के जिज्ञासा बढ़ाएगा और उसमें हमारे बच्चे समृद्ध होंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा पूरे बजट को, तो मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक बजट है। ऐसा बजट अभी तक भारत के इतिहास में आया नहीं था। दूसरी बात है कि जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऊर्जा एक बड़ी चीज़ आ जाती है कि हम ऊर्जा में कितना निर्भर हैं। तो ऊर्जा में निर्भरता के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में हुआ है, जो हम परमाणु ऊर्जा से हम मतलब कि ऊर्जा की जो खपत है हमारा, उसको हम पूरा कर पाएँ। इन सारी चीज़ों को करते हुए, इन सारी कल्याणकारी योजनाओं को करते हुए देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। देश की सुरक्षा में भी 9.5% अतिरिक्त क्या कहते हैं उसको, मतलब बजट में प्रावधान रखा गया, पिछले बजट से बढ़ाया गया है, ताकि हम बहुत सारे जो रक्षा के लिए जो बहुत सारे हमको खरीदने पड़ते हैं मशीनरी, आयुध या हथियार, उस पे भारत निर्भर होता रहे। तो पूरा तरह से ये कह सकते हैं आप कि ये बजट जो है वो बहुत अभूतपूर्व बजट है। ये बजट बताता है कि भारत अभी किस पायदान में खड़ा है। आप देखिएगा पूरे दुनिया को आप निगाह डालिएगा तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे अरब कंट्रीज़ है, जहाँ पे तेल का बहुत व्यापार होता है और बहुत समृद्ध है। तो कुछ ऐसे गिने चुने देश है जो टैक्स नहीं लेते हैं अपने नागरिकों से। उसी ओर हमारा देश भी बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 12 लाख सालाना के आय वालों का टैक्स नहीं लेना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो 1 लाख इनकम करता है उसका टैक्स नहीं लेना, ये बताता है कि देश की जनसंख्या का तकरीबन 85% व्यक्ति लोगों से सरकार टैक्स नहीं लेना चाह रही है, सरकार टैक्स नहीं लेगी। और अगर कोई नौकरी पेशा है तो उसके लिए ये स्लैब और बढ़ जाता है, 12,75,000 हो जाता है। उसी तरह से टैक्स में जो रिबेट होता है उसको भी बढ़ाया गया, 25,000 से 60,000 कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये बजट बहुत संतुलित बजट है। ये बजट ऐसा बजट है जो युवाओं को फोकस किया गया। इस बजट ऐसा बजट है जो देश की महिलाओं को, नारियों को फोकस किया गया है। ये बजट ऐसा है जो किसानों को समृद्धि की ओर ले जाने वाला बजट है। दलहन में हमारी आत्मनिर्भरता पूरी तरह से हो जाए, इसका बजट है। ये बजट ऐसा बजट है जो भारत को पूरे विश्व के मानचित्र में और मजबूती से खड़ा करने वाला बजट है। ये बजट राम राज्य का बजट है।